और बढ़िया। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरीके से होता है। एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था उसके पहले वाले वीडियो के अंदर में। और फिर हमने डिस्कस करा था किस तरीके से कि जो भी प्लांट की लाइफ साइकिल होती है उस प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर में स्पोरोफाइट जो हैं, हमने देखा था कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन था उसका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, उसके अंदर में मियोसिस हो चुका था और मियोसिस करके वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन वहाँ पर अभी तक हो चुका था। बाद में हमने देखा कि जो माइक्रोस्पोर है वो टोटल 4 बनते हैं, चूँकि मियोसिस से बनते हैं तो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। उन चारों वो जो चारों माइक्रोस्पोर थे वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में थे, क्लस्टर ऑफ सेल्स के फॉर्म में थे, जिसको हम कहते थे माइक्रोस्पोर टेट्राड। और उस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर में उसका अरेंजमेंट जो था वो 2 तरीके का था, टेट्राहेड्रल एंड आइसोबाइलेटरल। अब हम वहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उस माइक्रोस्पोर टेट्राड के जितने भी जो 4 सेल हैं वो चारों सेल अब अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने के बाद वो चारों माइक्रोस्पोर में वो चारों जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो 4 मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट यानी कि वो पॉलन ग्रेन्स में अब कन्वर्ट होने वाले हैं। और जो पॉलन ग्रेन बनेंगे तो अब हम देखेंगे कि वहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और उसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन के बारे में। हेडिंग हम देंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर इसे ही कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा माइक्रोस्पोर का, या फिर हम जो बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन का। मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जब हमने जो माइक्रोस्पोर टेट्राड देखा था, ये जहाँ पर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, कैप्सुला के अंदर में जो यहाँ पर इस तरीके से 4 सेल का अरेंजमेंट था और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तो उसमें से ये जो चारों सेल हैं ये जब अलग अलग होंगे तो अलग अलग होकर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने देखा था किस तरीके से वो पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्सन होता है, वो सारे के सारे डिस्पर्स होते हैं, बिखर जाते हैं डेसेंस ऑफ एंथर के बाद। और जब ये अलग अलग बिखर जाएंगे तो ये हर एक सेल जो है वो डेवलप करके इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में क्या कुछ चीज़ें मौजूद होंगी। यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और एक होगा वैक्यूल। प्लांट का सेल है इस वजह से यहाँ पर वैक्यूल भी आपको आसानी से नज़र आएगा। अब यहाँ पर उसके अलावा क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर बाहर में एक हार्ड कोटिंग होती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस हार्ड स्ट्रक्चर को, ये जो स्टिफ स्ट्रक्चर होगा इसे हम कहते हैं एक्साइन। ये एक्साइन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब कि जैसे ये आप ऐसा समझ लें कि जैसे कोई एक नॉर्मल सेल होता है और सेल के अंदर में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये अंदर वाला सेल जिसका ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ पर वैक्यूल शो कर रखा है।
अब इसके अंदर में ही ये सारी चीज़ें हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है इंटाइन। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटाइन। ये इंटाइन जो होगा ये सॉफ्ट होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है। हमें कोई सा भी कैरेक्टर याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं और इलास्टिक होते हैं। साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कंटिन्यूअस जो वर्ड है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्साइन के रेफरेंस में, क्योंकि एक्साइन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब कि जैसे कि इंटाइन वाली जो लेयर है ये चारों तरफ से पूरे के पूरे सेल को घेरे हुए है, मतलब ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है। जबकि इसके बाहर जो एक कोटिंग प्रेजेंट है ये हार्ड कोटिंग होती है, हार्ड होता है ये और रिजिड होता है। जैसे ये सॉफ्ट था, थिन था, इलास्टिक था, वैसे ये हार्ड होगा, रिजिड होगा और साथ ही मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिजिड सब्सटेंस होता है। और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब बीच बीच में से कहीं कहीं से एब्सेंट होता है। आप ऐसा समझ लें कि ये जो माइक्रोस्पोर, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये मोस्टली हमको ऐसा स्फेरिकल देखने को मिलता है। ये मोस्टली जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। आगे इसके बारे में हम कैरेक्टर्स भी लिख लेंगे। और साथ ही स्फेरिकल होने के साथ साथ यहाँ पर इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड कोटिंग होती है जो कि स्पोरोपोलेनिन और क्यूटिन की बनी हुई होगी। ठीक है, अब ये बनी हुई होती है मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलेनिन की। तो ये स्पोरोपोलेनिन और क्यूटिन नाम के दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होगा। एक्साइन वाली जो लेयर है वो क्यूटिन और स्पोरोपोलेनिन नाम के दो तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। जबकि इंटाइन की अगर हम लोग बात कर लें तो इंटाइन जो है वो बना हुआ होगा मेडअप ऑफ, ये MO फॉर मेडअप ऑफ, ये बना हुआ होता है पेक्टोसेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, तो ये पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ होता है। पेक्टो फॉर पेक्टिन, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ होगा इंटाइन वाली लेयर। और जो है क्यूटिन की जो लेयर है वो एक्साइन की जो लेयर है वो क्यूटिन और स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो इस अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थ पे पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट जो है वो स्पोरोपोलेनिन होता है। और यही स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंट होने की वजह से, ताकि वो क्या करता है कि इस पूरे के पूरे पोलन ग्रेन को, इसके न्यूक्लियस ये जो मेन है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये इतना ज़्यादा रिजिड होता है कि आप इसको, ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होता है हाई टेम्परेचर के लिए और साथ ही हाई pH वेरिएशंस के लिए। जितने भी आप pH वेरिएशन का मतलब कितना भी एसिडिक मीडियम हो या कितना भी एल्कलाइन मीडियम हो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है इस स्पोरोपोलेनिन का। तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। टेम्परेचर चाहे कितना एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये रह लेता है, माइनस के अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर में भी ये सर्वाइव कर लेता है। और इसी वजह से यही रीज़न है, हाई प्रेशर को भी ये टॉलरेट कर लेते हैं। यही रीज़न है कि जब कभी भी कहीं पे जैसे कि अगर फॉसिल्स निकलते हैं तो फॉसिल के साथ साथ हमको कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स भी हमको अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन के अंदर में हमको पॉलन ग्रेन्स नज़र आते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये जो पॉलन ग्रेन हमको उसी कंडीशन में इस वजह से मिल पाते हैं क्योंकि सबसे चारों तरफ में एक एक्साइन की लेयर होती है। तो ये क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फॉसिल्स जब निकाले जाते हैं, जब फॉसिल मिलते हैं तो फॉसिल के साथ साथ ये पॉलन ग्रेन भी हमको नज़र आ जाते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि इसके ये जहाँ पर मिलता है फॉसिल के साथ, तो उसके साथ साथ हम ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जहाँ पर मिलेगा तो वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स भी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कहीं पे फॉसिल मिल रहा है और वहाँ पर अगर हमको पॉलन ग्रेन भी अगर कंडीशन में मिल रहा है उसी कंडीशन में, तो पॉलन ग्रेन जहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट भी वहीं पे होंगे, तो हमको कोल और पेट्रोलियम जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके भी मिलने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाया करते हैं। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोरोपोलेनिन, याद रखिएगा। अब स्पोरोपोलेनिन जो है वो हमने कहा ये जो एक्साइन की लेयर है वो बनाता है। और एक्साइन की लेयर जो है ये डिसकंटिन्यूअस होती है। और डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब कि जगह जगह से कहीं कहीं से ये ओपनिंग होती है। और ये जो ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं जर्म पोर।
और जर्म पोर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यही इसी पोर्स से क्या होंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट होता है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन जो है आगे चल के जब ये डेवलप होगा, इसका जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ट्यूब जो है वो इसी जर्म पोर के थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ पर जो जर्म पोर है ये क्या करता है कि परमिट्स द इलॉन्गेशन, या हम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन या पॉलन ट्यूब के इलॉन्गेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है जर्म पोर। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, आप ये लिख लेंगे। चलिए, तो जर्म पोर वो जगह होती है जहाँ पर एक्साइन नहीं होता है, एक्साइन एब्सेंट होता है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मेरे पास हालांकि मॉडल है नहीं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चों की वो जो प्लास्टिक की बॉल आती है खेलने वाली, तो आप वो बॉल लें और उसके अंदर में आपको क्या करना है कि बहुत सारे होल्स कर देने हैं। ठीक है, आपको उस बॉल के अंदर में, जो प्लास्टिक की बॉल आती है उसके अंदर में बहुत सारे होल्स उसमें क्रिएट कर देने हैं, बहुत सारे होल्स बना देने हैं आपको। अब वो जो चारों तरफ से होल बना हुआ वो जो बॉल होगा उसके अंदर में आपको किसी एक होल से एक बलून जो है वो आपको अंदर में डाल देना है और बलून को डाल के आप उसमें पानी भर देंगे। अब वो जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन का। कैसे? तो वो जो प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल के अंदर में बलून पड़ा हुआ है और बलून के अंदर में पानी भरा हुआ है। तो वो जो प्लास्टिक की बॉल है, आप इमेजिन करेंगे जो प्लास्टिक की बॉल है जिसके अंदर में बहुत सारे जगह जगह से क्या है, ओपनिंग्स हैं। तो प्लास्टिक की बॉल हार्ड है, वो हार्ड कोटिंग है जो कि क्या कर रहा है, बलून को अंदर में प्रोटेक्ट करके रखने का काम करेगा। तो वो हार्ड कोटिंग जो है वो एक्साइन की लेयर है। उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं। वो जो होल्स हैं जहाँ पर वो वाला पार्ट, एक्साइन वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, वो है जर्म पोर, और जहाँ से ही पॉलन ट्यूब बाहर आएगा वो भी हम आगे देखेंगे। वो ये वाला बस रेफरेंस आप याद रखिएगा। और अंदर में वो जो बलून की जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो है इंटाइन की लेयर, और जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ है वो है जो हमने वाटर भरा था। तो कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं और कुछ एक और भी पॉइंट्स हैं जो हमने अभी बताया कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और वो जो कुछ भी पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी एक बार हम लोग जल्दी से लिख लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में, जो कुछ भी और भी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्फेरिकल शेप के होते हैं। मेल गैमेटोफाइट होते हैं पहली बार, और स्फेरिकल शेप के होते हैं, मोस्टली स्फेरिकल शेप के होते हैं। हम हमेशा नहीं कह सकते कि ये स्फेरिकल ही होंगे, कई बार हमको पॉलन ग्रेन जो है वो फिलामेंटस भी देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारे शेप के देखने को मिलते हैं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, वहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा अलग अलग शेप के और अलग अलग आर्टिकुलेशन के पॉलन ग्रेन्स। साथ ही इनका जो डायमीटर होगा वो 25 से लेकर 50 माइक्रॉन तक हो सकता है। 25 से 50 माइक्रॉन इसको कहते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट किया था, माइक्रॉन या माइक्रोमीटर आप जानते होंगे। स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन अर्थ। अभी हमने बात करी कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल होता है अर्थ पे, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और इट इज़ रेसिस्ट टू, ये किस किस चीज़ों से रेसिस्ट होता है, हाई टेम्परेचर से एंड लार्ज पीएच वेरिएशंस से। टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है, काफ़ी कम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है, मतलब हाई टेम्परेचर वेरिएशंस एंड लार्ज पीएच वेरिएशंस। लार्ज पीएच वेरिएशंस को भी वो टॉलरेट कर लेगा, मतलब पीएच वेरिएशन जो है वो काफ़ी, मतलब 1 से लेके 14 तक में, मतलब मोस्टली जो है वो मैक्सिमम रेंज को वो टॉलरेट कर लेता है। एंड इट इज़, इंपॉर्टेंट बात आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होते हैं, और जब डिकम्पोज नहीं होंगे तो यही रीज़न होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं, इनके जो फॉसिल्स होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ऑलवेज फाउंड इन गुड कंडीशन। ये हमेशा ही क्या होते हैं, अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। उसके बाद अपना पॉइंट आता है द इनर और द इंटाइन और इनर वॉल, जिसे हम कह रहे हैं, comes out through germ pore during the germination of pollen grain in the form of pollen tube। जो pollen grain से germ pore के थ्रू क्या होता है कि जो इंटाइन की लेयर होती है वो जर्मिनेशन के टाइम पर क्या होगी, जो इंटाइन की लेयर है वो जर्मिनेशन के टाइम पर क्या होती है कि जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाती है, और किस फॉर्म में, वो पॉलन ट्यूब के फॉर्म में, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब मतलब
कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। आप भी अपनी कॉपी के अंदर में याद रखिएगा, जब कभी भी हम आंसर लिखें, चाहे कि एग्ज़ाम हो, चाहे कि आपका टेस्ट हो रहा हो, या फिर आप खुद से भी जब आप अपना नोट्स बना रहे हो, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस रखिए कि आप जो कुछ भी चीज़ें होती हैं आप वो पॉइंट वाइज लिखते चलें। हालांकि एक वीडियो का प्लान है, एक वीडियो जल्द ही मतलब आने वाली है, नोट मेकिंग की, किस तरीके से नोट्स बनाते हैं वगैरह करके। तो हालांकि अभी भी एक मैं पॉइंट बता देता हूं कि आपको जब भी लिखना है, जब जो किसी भी आप पॉइंट को लिख रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर आप जब खुद का भी नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या करें कि टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करें। टू द पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और अपना नोट्स जो है वो जितना शॉर्ट में हो सके, शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद से इतना शॉर्ट लिख दो कि आप ही को समझ में ना आए। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है स्फेरिकल इन शेप, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे अगर फुल सेंटेंस कि इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, लेकिन वो इट इज़ लिखने का कोई मतलब नहीं है। वो अपने को पता है कि स्फेरिकल इन शेप से भी हम समझ गए कि स्फेरिकल इन शेप मतलब क्या, किसके बारे में बात हो रही है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो इट इज़ स्फेरिकल इन शेप लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज़ 25 to 50 माइक्रॉन इन डायमीटर, तो ऐसा ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको वो आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में। खैर, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं। आई होप आपने ये अभी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स की। बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स की, जैसे पॉलन ग्रेन्स आर ऑफ्टन सराउंडेड बाय पॉलन किट। कई बार पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो पॉलन किट के द्वारा भी सराउंडेड होते हैं। अब ये पॉलन किट क्या होता है, तो दरअसल हम बात कर रहे हैं कि कई बार जो हमने अभी पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर देखा था कि सबसे बाहर में एक्साइन की लेयर होती है, तो उस एक्साइन की लेयर के बाहर भी एक लिपिड की एक लेयर होती है, एक लिपिड और कैरोटिनॉइड की दरअसल बनी हुई एक लेयर होती है, येलो कलर की लेयर होती है, थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। ठीक है, जैसे आप ऑयल समझ सकते हैं कि वो जो पॉलन ग्रेन होगा उसके चारों तरफ में क्या लगा हुआ होगा, ऑयल, और वो जो ऑयल होगा वो येलो कलर का चिपचिपा सा ऑयल होता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आप ऐसा मतलब ऐसा करके अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सारे कैरेक्टर आसानी से याद रहेंगे। तो जो पॉलन किट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन किट क्या करता है, वो तो बना हुआ होता है लिपिड और कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, आपको पता है, लिपिड और कैरोटिनॉइड्स का बना हुआ होगा। इट प्रोटेक्ट्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम यूवी रेज। पॉलन ग्रेन्स, ये क्या है, पीजी, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम यूवी रेज। पॉलन ग्रेन को ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि ये जो भी पॉलन ग्रेन जो होते हैं जब वो उनका डिस्पर्सन हो जाता है तो वहाँ पर सनलाइट के अंदर में यूवी रेज से भी उनको बचाने का काम करता है। इट्स स्टिकी सरफेस, इसका जो स्टिकी सरफेस होगा, चूँकि ये लिपिड का बना हुआ है तो स्टिकी सरफेस होता है, हेल्प्स टू अटैच विथ इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, मतलब इंसेक्ट जब आते हैं फ्लावर के ऊपर में जब बैठते हैं, वहाँ से नेक्टर सक करते हैं, तो उनके साथ साथ उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। और वो किस वजह से चिपकते हैं, क्योंकि ये स्टिकी सरफेस होता है पॉलन किट की वजह से, और इसी की वजह से वो क्या होते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी से वो चिपक जाते हैं। इट्स स्टिकी सरफेस हेल्प्स टू अटैच विथ, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था किसी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर इसका मतलब होता है विथ। सी के ऊपर में बार, इसका मतलब विथ होगा, और सी के नीचे बार होता है तो इसे बोलते हैं विच। ठीक है, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो कुछ नोट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। खैर वो उन सबों के बारे में भी अलग से वीडियो में हम बात करेंगे। इट्स येलो कलर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट, और इसका जो येलो कलर होता है, मैंने बताया कि ये येलो कलर के होंगे, तो इट्स येलो कलर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट। साथ ही साथ ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो येलो कलर के नज़र आते हैं पॉलन किट की वजह से, तो जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो आसानी से इनकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, The presence of fossils of pollen grain can forecast the presence of natural resources like coal, petroleum, etc. मैंने अभी बात करी कि जहाँ पर फॉसिल मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स के, तो उससे ये भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके आसपास में कहीं ना कहीं कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये लिविंग चीज़ है ना। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक लिविंग कंपोनेंट है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज भी आसपास में पाए जाएंगे, क्योंकि अगर फॉसिल मिल रहे हैं पॉलन ग्रेन के, पॉलन ग्रेन चूँकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट है, तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब उसके आसपास कोई पेड़ भी होगा, कोई ट्रीज़ होंगे, वो भी कहीं फॉसिल बन के गिरे होंगे, एनिमल दबा हुआ होगा, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, कोल पेट्रोलियम वगैरह मिल जाता है। तो ये हो जाती हैं सारी की सारी बातें पॉलन ग्रेन्स के बारे में। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।